हाय मेरे जिगर के टुकड़ों, आज मेरी तबीयत सही नहीं है, इसलिए आपको वॉइस में थोड़ी सी कमियां लगेंगी। जल्दी जल्दी गॉड से प्रे करो कि मैं जल्दी से सही हो जाऊं। थैंक यू। मूवी की शुरुआत होती है साल 1982 की अंटार्कटिका की सर्दियों से, जहां हर तरफ सिर्फ बर्फ पड़ी होती है। यहाँ पर 3 साइंटिस्ट कुछ परीक्षण के लिए आए होते हैं। उनके पास एक मशीन होती है जिसमें वो किसी चीज के सिग्नल नाप रहे हैं। धीमे धीमे सिग्नल बढ़ते जाते हैं और वो अपनी गाड़ी में बैठे हुए उस सिग्नल के करीब पहुंच जाते हैं। तभी वहां पर एक ग्लेशियर फट जाता है और उनकी भी फट जाती है। उनकी गाड़ी नीचे घुस जाती है। जब वो अपनी गाड़ी की हेडलाइट ऑन करते हैं तो उन्हें समझ आ जाता है कि आज तो लौंडे लग गए, क्योंकि उनके सामने एक स्पेसशिप होती है। इसके बाद इन सभी साइंटिस्टों को ट्रक करके वहां से निकाला जाता है। ये तीनों साइंटिस्ट अंटार्कटिका के नॉर्वे में रिसर्च सेंटर से होते हैं, लेकिन ये एरिया जहां पर उन्हें ये स्पेसशिप मिली ये नॉर्वे और एशिया के बॉर्डर पर आता था, इसलिए यहाँ पर दोनों देशों के लोग आते हैं। रिसर्च सेंटर के सीनियर डॉक्टर सैंडर हलवार्सन को पूरी जानकारी बताई जाती है। वो कहते हैं कि हमें कुछ और साइंटिस्ट और एक पैलेंटोलॉजिस्ट को बुलाते हैं। पैलेंटोलॉजिस्ट वो होता है जो किसी भी धातु पर रिसर्च करके ये बता सकता है कि वो धातु कितनी पुरानी है। इसके बाद डॉक्टर सैंडर कैट को जांच के लिए बुलाते हैं, जो कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर रही होती है। कैट एडम फिंच, सैम कार्टर, डेरेक और क्रिएन के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर रिसर्च सेंटर में पहुंचते हैं। आगे ये सभी साथ मिलकर उस स्पेसशिप पर जाते हैं। वहां पर पहुंचकर उन्हें और भी लोग मिलते हैं। इनकी मुलाकात स्टेशन चीफ एडवर्ड और उनकी पूरी टीम जूलियट, कॉल, जोनास, हेनरी, कॉलिन, पेडलॉर्स और लॉर्ड के डॉग से होती है। जब वो सब अंदर जाकर वो स्पेसशिप को देखते हैं, उन्हें स्पेसशिप का सिर्फ ऊपर का ही भाग दिख रहा था। स्पेसशिप बहुत ही ज्यादा बड़ी और एडवांस होती है। जब कैट बाहर आती है तो उसे जमी हुई बर्फ के अंदर एक क्रिएचर दिखाई देती है, लेकिन वो कोई भी मूवमेंट नहीं कर रही थी। कैट को लगता है हो सकता है कि वो भी काफी साल पुरानी हो। कैट वहाँ से रिसर्च सेंटर जाती है और वहाँ सबको इस क्रिएचर को बताती है। वो कहती है कि बर्फ में जिस जगह ये क्रिएचर है, हमें उस क्रिएचर को बर्फ के साथ ही अपने साथ लाना होगा और यहाँ लाकर हम उस पर रिसर्च करेंगे। कैट तो वो पता लगा सकती है कि ये कितनी साल पुरानी है और कहाँ से आई है। नेक्स्ट डे ये लोग बर्फ के साथ ही उस क्रिएचर को अपने रिसर्च सेंटर में लाते हैं। वो क्रिएचर देखने में बहुत बड़ा और भयानक होता है। उसके नुकीले दांत और हाथ होते हैं और ये सब समझ जाते हैं कि ये एक एलियन की बॉडी है। अब डॉक्टर सैंडर कहते हैं कि मुझे इस क्रिएचर की बॉडी का पार्ट या फिर टिश्यू सेल दे दो, मैं इस पे खुद पे भी रिसर्च करना चाहूंगा। तो कैट कहती है कि नहीं, ये रिस्की हो सकता है क्योंकि ये क्रिएचर इस दुनिया की नहीं है, कोई सी क्रिएचर भी नहीं है और कोई दूसरी क्रिएचर भी नहीं है। ये क्रिएचर किसी दूसरी दुनिया से आई है और हम ये बिल्कुल भी नहीं जानते कि ये हमारे लिए हार्मफुल है या नहीं, तो मुझे इस पर कुछ एक्सपेरिमेंट तो करने दो। तो डॉक्टर सैंडर उसे डांट देते हैं कि बावली सांड, ये मेरा रिसर्च सेंटर है और मैं जो चाहूंगा वहाँ यही होगा। इसके बाद कैट चुप हो जाती है, लेकिन वो जानती थी कि ऐसा करने से कोई ना कोई नुकसान जरूर हो सकता है। आगे हम देखते हैं डॉक्टर सैंडर उस क्रिएचर का एक टिश्यू सेल निकाल लेते हैं और उस पे कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए निकल जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि उस क्रिएचर की बर्फ पिघलने लगती है। जब रिसर्च सेंटर में से एक आदमी वहां जाकर देखता है तो उसे वो क्रिएचर काफी अजीब लग रही होती है। तभी वो क्रिएचर बर्फ को तोड़ते हुए वहां से भाग जाती है। वो आदमी ये बात सबको जाकर बताता है। सभी लोग इस क्रिएचर को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। बाहर आकर वो देखते हैं कि कॉल के डॉग का खून फैला हुआ दिखाई देता है और डॉग बुरी तरह से घायल डला होता है। तभी हेनरी को वो क्रिएचर दिखाई देता है। ये देखकर हेनरी ओलाफ से कहता है कि इसे गोली मारो, नहीं तो ये सबको मार देगा। तभी तो क्रिएचर अपनी एक नुकीली डंडी उठाता है और हेनरी के शरीर से आर पार कर देता है और उसको सीख बोटी की तरह निकल लेता है। ओलाफ के मुंह पर हेनरी का खून गिर जाता है। वो चिल्लाकर सभी लोगों को वहां पर बुलाता है। अब सभी समझ जाते हैं कि ये क्रिएचर हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तभी फायर गन से शूट करके उस क्रिएचर को जलाकर मार दिया जाता है। अब इस हादसे के बाद सभी बहुत दुखी होते हैं। तभी डॉक्टर सैंडर कहते हैं कि हमें इस क्रिएचर की बॉडी का निरीक्षण करना चाहिए। हम ये पता लगा कर रहेंगे कि ये क्रिएचर कौन है, आखिर ये कहाँ से आया है। कैट अब क्रिएचर को काट रही होती है। तभी उसको उस क्रिएचर के पेट में हेनरी की बॉडी दिखाई देती है, लेकिन उसकी बॉडी पर कोई असर नहीं हुआ होता। इनफैक्ट उसकी बॉडी तो और ज्यादा निखर रही होती है, जैसे कि कोई नई स्किन उनकी बॉडी पर आ रही हो। क्रिएचर की बॉडी में कैट को एक रॉड मिलता है। वो पूछती है कि ये रॉड किसका है। तभी उसे पता चलता है कि हेनरी का एक हाथ फ्रैक्चर हुआ था, तो उसके हाथ को
स्टेबल रखने के लिए उसके शरीर में ये आयरन रॉड डाला गया था। कैट इस बात से हैरान हो जाती है जो रॉड हेनरी के हाथ में था वो उसके हाथ से निकलकर क्रिएचर के शरीर में कैसे आ गया, क्योंकि हेनरी का हाथ तो एकदम सही था। कैट और एडम उस क्रिएचर के कुछ सेल्स को लेकर माइक्रोस्कोप से निरीक्षण करती है, तभी उसे पता चलता है कि क्रिएचर तो मर गया है, लेकिन उनके जो सेल्स हैं वो अभी भी जिंदा है और वो हेनरी को बॉडी में अपने सेल को यूज कर रहा है। हो सकता है वो हेनरी की बॉडी के सेल्स में अपने सेल्स मिलाकर उसको जिंदा कर दे और फिर वो ज्यादा ताकतवर होकर जिंदा हो जाए। दूसरी तरफ ओलाफ की हालत बहुत खराब होने लगती है क्योंकि उसके फेस पर हेनरी का खून गिर गया था। ओलाफ को कार्टर और जेमिसन के साथ हेलीकॉप्टर से रिसर्च सेंटर के हॉस्पिटल में ले जाकर भर्ती किया जाता है। इसके बाद कैट फ्रेश होने के लिए बाथरूम जाती है तो उसे वहाँ पर मेटल के दांत के कुछ टुकड़े डले हुए दिखाई देते हैं। ऐसे टुकड़े जो कि डेंटल सर्जरी में इस्तेमाल होते हैं। आगे उसकी नजर बाथटब पर पड़ती है जहाँ पर बहुत सारा खून डला होता है। अब उसे समझ आने लगता है कि ये क्रिएचर किसी की बॉडी को यूज कर रहा है और क्रिएचर जिसकी भी बॉडी यूज करेगा उसकी बॉडी से मेटल को निकाल कर बाहर फेंक देता है। इसका मतलब कि मेटल उसके सेल्स की कन्वर्टिंग प्रक्रिया को रोक देता होगा। कैट समझ जाती है कि वो 4 लोग जो हॉस्पिटल में जा रहे थे उनमें से कोई बाथरूम यूज करके गया है और उनमें से कोई एक इफेक्टेड है और बाकी के सभी लोगों को मार डालेगा। वो भागकर बाहर जाती है और हेलीकॉप्टर को रोकती है, लेकिन उसी दौरान उनमें से एक आदमी की बॉडी में बदलाव होने लगता है और उनकी बॉडी फट जाती है। उसके शरीर से बहुत ही भयानक क्रिएचर बाहर निकलती है और ओलाफ जो कि बीमार था उसको मार डालती है। तभी हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और उस क्रिएचर ने बाकी सभी को इफेक्टेड कर दिया था। कैट बाथरूम में वापस जाती है और देखती है कि बाथरूम में जो खून था वो साफ हो चुका होता है। इसका मतलब ये था कि इन लोगों में से कोई एक और भी है जो इफेक्टेड है। बाहर आकर कैट ये बात सभी को बता देती है कि मैं जानती हूँ हम में से कोई है जो इफेक्टेड है। कैट कहती है कि एक दूसरे को बचाने के लिए सभी को अपना अपना ब्लड सैंपल देना होगा जिससे हमें पता चल जाएगा कौन इफेक्टेड है, फिर हम उसे अलग जगह पर रखेंगे और उसको ठीक कर देंगे। कैट की बातें सुनकर सभी डर जाते हैं और सभी इस जगह से भागने की सोचते हैं। तभी कैट उन्हें समझाती है कि अगर हम में से कोई इफेक्टेड है और वो बाहर गया तो पूरी दुनिया एक एक करके इफेक्टेड हो सकती है। हमें उस क्रिएचर और उसके सेल्स को खत्म करके ही यहाँ से बाहर जाना होगा। इनके बाद एक लड़की कैट के पास आती है और कहती है कि मुझे पता है कि कौन इफेक्टेड है। वो एक लड़के का नाम लेती है लेकिन कैट को उसके ऊपर शक होता है। तभी इस लड़की का पेट फट जाता है और उसमें से एक डरावना क्रिएचर बाहर निकलता है और कैट पर अटैक करने लगता है, लेकिन कैट वहाँ से भागने लगती है। तभी बीच में उसका एक साथी कॉल आ जाता है। क्रिएचर उसके पेट में अपना डंडा घुसाकर उसको निपटा देती है। तभी एक आदमी फायर गन लेकर आता है और उस क्रिएचर को जलाकर खत्म कर देता है। अब कैट को ये समझ में आती है कि जो भी ये क्रिएचर के साथ मर्ज होता है उसको ये बात पता होती है और वो खुद को बचाने की पूरी कोशिश करता है। कैट सभी से कहती है कि उसे सभी लोगों के सैंपल दोबारा से लेने होंगे। हमें ये पता तो चल गया है कि कौन इफेक्टेड था, लेकिन वो इन्फेक्शन कहीं हम में भी ना आ गया हो। इसके बाद कैट लार्स के साथ बाहर आती है। तब लार्स उसे एक रूम में लेकर जाता है जहाँ पर आग के गोलों का डब्बा होता है और वो उसे बताता है कि सब ठीक नहीं हुआ तो हम में से किसी को इस पूरी जगह को इन गोलों से उड़ा देना होगा जिससे कि कोई बाहर की दुनिया में न जा पाए। तभी वहाँ पर 2 साइंटिस्ट कार्टर और जेमिसन जाते हैं जो कि हेलीकॉप्टर क्रैश में थे। वो किसी भी तरह अपनी जान बचाकर वापस आते हैं। उन्हें अलग रखा जाता है क्योंकि कहीं वो भी इफेक्टेड ना हो। इसके बाद हम देखते हैं कि जिस जगह पर ब्लड सैंपल रखे होते हैं वो पूरी जगह में आग लग जाती है और पूरी जगह जलकर राख हो जाती है। कैट समझ जाती है कि ये उसी इंसान ने किया है जो इफेक्टेड है और वो कहती है उसने ये गलत किया। मेरे पास और भी तरीके हैं पता लगाने के लिए कि कौन इफेक्टेड है। अब वो एक एक करके सभी के दांत और बॉडी चेक करने लगती है कि किसके दांतों या बॉडी में मेटल है और किसके नहीं। 4 लोग ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी में मेटल नहीं होता। उन चारों को अलग कर दिया जाता है। अब जो इफेक्टेड था वो इन्हीं चारों में से कोई एक था क्योंकि क्रिएचर अपनी संक्रमण प्रक्रिया में किसी भी मेटल को स्वीकार नहीं करता। कैट लार्स और जोनास को कहती है कि कार्टर और जेमिसन को भी यहाँ ले आओ, मैं उनकी बॉडी भी चेक कर लूँ। जब कुछ लोग उन कार्टर और जेमिसन को लेने जाते हैं तो वहाँ पर वो नहीं होते हैं। वो लोग वहाँ से भाग चुके होते हैं। इसका मतलब साफ था कि उनमें से कोई इफेक्टेड जरूर है। जोनास कैट को जाकर ये बात बताता है। तभी वहाँ पर वो दोनों भागे हुए साइंटिस्ट कार्टर और जेमिसन आ जाते हैं। कार्टर लार्स को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि उसे वो इफेक्टेड नहीं है। तभी जेमिसन गुस्से में आकर उसे गोली मार देता है। लार्स के पास फायर गन होती है और उसमें गोली लग जाती है जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। तभी एडवर्ड बेहोश हो जाता है और उसे जोनास मैन रूम में अंदर लेकर जाता है, लेकिन तभी एडवर्ड का हाथ अलग होकर एक अजीब से क्रिएचर में बदल जाता है और जोनास के चेहरे को पकड़कर उसके मुंह में घुस जाता है और उसको इफेक्टेड कर देता है और एडवर्ड का पेट फटने लगता है और उसके पेट से एक बहुत लंबी
लंबी बल्ली निकलती है और वो 4 टांगों पर खड़ा होकर एक अजीब सा क्रिएचर बन जाता है और वहाँ पर खड़े सभी लोगों पर अटैक करने लगता है और जेम्स को मार डालता है। तभी एडम वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एडवर्ड का क्रिएचर उसे पकड़ लेता है और उसके शरीर को अपने साथ मिला लेता है। तुरंत ही उस क्रिएचर के 2 मुंह हो जाते हैं। इस क्रिएचर के सेल्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि कुछ ही सेकेंड में वो अलग शेड का क्रिएचर को बना लेता है। कैट फायर गन लाकर उसे जलाती है, लेकिन वो क्रिएचर वहाँ से भाग जाता है। अब कैट के जो लोग परिवर्तित होकर अलग क्रिएचर में बदलने वाले थे, कैट उन्हें जला देती है। अब इस पूरे फसाद की जड़ डॉक्टर सैंडर एक रूम में छुपे हुए होते हैं और एडवर्ड के क्रिएचर को उनकी भनक लग जाती है। सैंडर उस क्रिएचर के ऊपर चाकू से हमला करने की सोचते हैं। वो क्रिएचर उन्हें भी इफेक्टेड कर देती है। तभी वहाँ कैट आ जाती है और फायर गन से सब जलाने लगती है, लेकिन वो क्रिएचर काफी स्मार्ट होता है। वो अपनी जान बचाकर बर्फ में आ जाता है, लेकिन कैट उसका पीछा करती है और उनको जलाकर खत्म कर देती है। अब सिर्फ 2 लोग ही बचते हैं, कैट और सैम, जो कि हेलीकॉप्टर से बचकर आया था। तभी डॉक्टर सैंडर, जो कि इफेक्टेड थे, वो एक गाड़ी उठाते हैं और उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर वो स्पेसशिप थी और अंदर जाते ही वो स्पेसशिप को स्टार्ट करने लगते हैं। तभी कैट और कार्टर वहाँ पहुँच जाते हैं। वो स्पेसशिप स्टार्ट होने लगती है। कैट जंप करके उस शिप के अंदर चली जाती है, लेकिन तभी डॉक्टर सैंडर पूरी तरह से क्रिएचर में कन्वर्ट हो चुके होते हैं और उनका जो क्रिएचर था वो कैट पर हमला करने आता है, लेकिन कैट छुप जाती है। कैट के हाथ में जो ग्रेनेड होता है वो गिर जाता है। इस क्रिएचर के भी बहुत सारे लंबे लंबे हाथ रहते हैं, जिससे वो कैट को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच पाते और वो वहाँ से चला जाता है। कैट भागकर ग्रेनेड उठा लेती है। तभी वो क्रिएचर कैट का पैर पकड़कर उसको अपने पास घसीट लेता है। कैट ग्रेनेड की चाबी खोलती है और पीछे मुड़कर उस ग्रेनेड का क्रिएचर के मुंह के अंदर फेंक देती है। तभी कार्टर वहाँ पर आता है और कैट की मदद करता है। दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। कुछ ही देर में शिप में बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे कि पूरी शिप ब्लास्ट हो जाती है और क्रिएचर की भी फट जाती है। वो भी मर जाता है। कार्टर गाड़ी स्टार्ट करने के लिए जाता है। तभी कैट उसे कहती है कि तुम अपनी फायर गन पीछे रख दो, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, और उससे कहती है कि तुम जब रूम में आए थे मुझे तभी पता चल गया था कि तुम इफेक्टेड नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे कान में मेटल की ईयररिंग थी, लेकिन अब तुमने वो रिंग नहीं पहनी है। वो कहता है कि वो उसने अपने एक कान से दूसरे कान में पहनी हुई है। कैट समझ जाती है कि इसने ये रिंग ऊपर से पहन रखी है, जिससे कि मुझ पे से शक ना हो। इसके बाद कैट फायर गन उठाती है और उसको जला देती है। कार्टर के चलते उसकी बॉडी से वो क्रिएचर की चीखें निकलने लगती हैं। मतलब कार्टर भी क्रिएचर से इफेक्टेड था। अब सिर्फ कैट ही बचती है जो कि इफेक्टेड नहीं रही, क्योंकि वो सबसे ज्यादा समझदार और चालाक होती है। वो गाड़ी उठाती है और एशिया का जो रिसर्च सेंटर था उसमें जाती है। इसके बाद एक हेलीकॉप्टर उस रिसर्च सेंटर पर आता है जहाँ ये सब कांड हुआ था, जो कि कोलिन ने बुलाया हुआ होता है, लेकिन कहीं वो इफेक्टेड ना हो जाए इस डर से वो खुद ही अपना गला काट लेता है और हमें सिर्फ उसकी लाश कमांड सेंटर में डली देखने को मिलती है। पायलट बाहर आता है और तभी बंदूक लिए हुए लार्स वहाँ आ जाता है। बाहर आकर वो सबसे पहले पायलट के दांत चेक करता है। तभी हम देखते हैं वो डॉग जिसे क्रिएचर ने मार दिया होता है वो एकदम सही हो जाता है और वहाँ से भागने लगता है। अब वही एक डॉग बचा था जो कि इफेक्टेड था। लार्स हेलीकॉप्टर में बैठकर उसका पीछा करता है और उस डॉग को मारने की कोशिश करता है। अब इसके बाद लार्स उस डॉग को मार पाया या नहीं और उस डॉग ने आगे जाकर क्या किया, ये हमें इस मूवी में नहीं दिखाया गया। और मेरे जिगर के टुकड़ों, कैसे हो आप? आज मैं बीमार हूँ, फिर भी काम कर रही हूँ। आई लव यू फैमिली। आई होप आपको हमारे मूवी समझाने का तरीका पसंद आया होगा। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। गुड बाय।